ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 8 के अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे वन हाफ गुणांक का जो हिस्सा हमने कवर नहीं किया है। वन हाफ गुणांक के अंदर हमने 3 केस होते हैं हमारे टोटल। उसमें हमने सबसे पहला केस क्या पढ़ा था, जब हमारा विलय पदार्थ अनअपघट्य यौगिक होता है। जब यौगिक हमारा विलय पदार्थ अनअपघट्य होता है तो आई की वैल्यू हम कितने लेते हैं, 1 लेते हैं। वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर समझाया है। उससे बाद में हमने पढ़ा था जब हमारा विलय पदार्थ वियोजित होता है तो उसकी वियोजित होने के लिए उसकी कैलकुलेशन हमने सीखी थी। उसमें भी हमारे दो केस थे हमारे। पहला केस क्या था हमारा, सबसे पहला केस था हमारा जब हमारा विलय पदार्थ प्रबल विद्युत अपघट्य हो। क्या हो, प्रबल विद्युत अपघट्य हो। प्रबल का मतलब जो 100% वियोजित हो जाए, जो 100% वियोजित हो जाता है वो क्या होता है हमारा प्रबल। और उससे बाद में हमारा जो चला था, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो क्या है हमारा, जब हमारा विलय पदार्थ दुर्बल विद्युत अपघट्य हो। और मैंने आपको बताया था प्रबल और दुर्बल के बारे में हम कैसे पहचानते हैं। अगर किसी का अल्फा क्या होता है, वियोजित होने की दर और या आयनीकृत होने की दर कि वो कितना टूटता है, यही होता है ना। तो अल्फा अगर 100% है तो मैंने आपको क्या बताया था, वो विलय पदार्थ हमारा किसकी तरह कार्य करेगा, प्रबल विद्युत अपघट्य। और अगर किसी का अल्फा कितना है हमारा 0%, तो ये क्या होगा, विद्युत अनअपघट्य, ये टूटने का ही नहीं, क्योंकि इसका वियोजन दर कितनी है, टूटने की दर कितनी है, 0। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं, अगर किसी का अल्फा 0% से लेकर और 100% के बीच में हो, मतलब ये ना हो, इनके बीच में कोई वैल्यू लाई करती हो, तो ऐसा यौगिक हमारा क्या होगा, ऐसा यौगिक हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करेगा। अब इसके लिए वन हाफ गुणांक की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट द वन हाफ फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, I = 1 + n-1 इंटू अल्फा। I = 1 + n-1 इंटू अल्फा। अब आप ये देखिए कि अगर मैं आपको उदाहरण लेता हूँ कि वो आपको कैसे देगा। जब हमारा विलय पदार्थ एक दुर्बल विद्युत अपघट्य हो तो हम वो कैसे बोलेगा, और हम कैसे कवर करेंगे आई के लिए। क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ तो देख ली थी, अगर प्रबल है तो हम एन की वैल्यू देखते ही आई बता देते थे, कवर किया था ना। अब क्या है, मैं आई कैसे बताएंगे अगर हमें उसकी प्रतिशत दी गई हो। जैसे मैं आपको बोलूँ कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल 10% वियोजित हुआ है, 10% वियोजित हुआ है, तो वन हाफ गुणांक की गणना कीजिए। अब देखिए आप ये कैसे है हमारा, अब 10% का क्या मीनिंग है हमारा, 10% वियोजित होने का क्या मीनिंग है, अल्फा = 10%। 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/100, इससे इसे काट लो, ये क्या बचेगा हमारा 0.1%। अगर H2SO4 है तो मैं क्या करूँगा, H2SO4 = इसे तोड़ेंगे हम, जब ये वियोजित होता है तो कैसे टूटता है, 2H+ आयन और SO4 नेगेटिव आयन। कितने दिया है इसने बताओ, दो तो H+ आयन दिया है और एक SO4, टोटल कितने दिया है, 3। एक मोल से हमें कितने मोल प्राप्त होते हैं, वो होती है उसकी N की वैल्यू। अब फॉर्मूले में आप ये पुट करेंगे, N3 रखेंगे और अल्फा कितना रखेंगे, 0.1, 1 + 3 - 1 और इंटू 0.1, 1 प्लस ये 2 हो जाएगा ना, तो ये 2.1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल हमारा 3.1। तो स्टूडेंट्स आपको इसके अंदर अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक बार ये अच्छे से देख ले कि यहाँ तक आपको समझ आ गया है या नहीं आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप यहाँ तक कवर कर लोगे ना कि जब हमारा यौगिक क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य केस में हमें अल्फा गिवन होता है, अल्फा की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करते हैं और एन की वैल्यू हमें जो विलय का नाम दिया होता है या उसका सूत्र दिया होता है उससे एन पता लग जाता है, तो आई कैलकुलेट हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, देखते हैं आप इसे कितना समझ पाए हैं।
ये मैं आपको बस वन हाफ गुणांक की कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ कि क्योंकि अभी ये लगेगा ना, ये हमारे कहाँ लगेगा, अनुसंख्यक गुण के अंदर ही हमारा लगेगा। ये पूरा टॉपिक हम वहाँ पे भी देखेंगे, बट वहाँ पे मैं आपको नहीं समझाऊंगा, बस वहाँ पे आपको डायरेक्ट पूछूंगा कि अब बताओ ये कैसे होगा। जैसे मैं आपको बोलूँगी HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल 50% तक वियोजित हुआ है, वियोजित हुआ है, तो आई यानी कि वन हाफ गुणांक की गणना कीजिए। अब देखिए HNO3 एक हमारा अम्ल है, और अम्ल क्या देते हैं हमारे H+ आयन और NO3-। एक से कितने प्राप्त हुए हमें, एक तो कितने प्राप्त हुए, 2, तो ठीक है। अल्फा कितना है हमारा 50%, 50% को मैं कैसे लिखूँ, 50/100, इस समय क्या लिख लूँ 0.5%, एक से एक काट लो और यहाँ पे एक पॉइंट इधर जाएगा। I इज इक्वल्स टू 1 प्लस n कितना है 2 - 1 और ये कितना है 0.5, ये कितना हो जाएगा I इज इक्वल्स टू 1 + 1.5, ये 1 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगी तो I इज इक्वल्स टू हमारा कितना आएगा 2.5। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप यहाँ तक इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और कवर कर सकते हैं। तो ये हमने अपना दूसरा केस कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि हमारा जो वियोजन का केस होता है, वियोजन के केस के अंदर हमारे 2 केस होते हैं, एक प्रबल विद्युत अपघट्य जिसमें हम I की वैल्यू N की वैल्यू से ही पता लगा लेते हैं, N की वैल्यू यहाँ से पता लगती है। बट अगर दुर्बल होता है तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रतिशत दी जाती है। भाई प्रबल है तो 100% है, उसके बारे में तो आपको जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 100% रखने पर तो I की वैल्यू N के इक्वल आ गई थी। बट इसमें N की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू दी जाती है, तो कोई क्या इसमें थोड़ा मतलब थोड़ी एक पॉइंट ही तो ज़्यादा हो जाता है, अल्फा की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं और तब कैलकुलेट करते हैं। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इससे बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस तो आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर करते हो, तो ये कोई ज़्यादा हार्ड बात आपके लिए नहीं होगी। तो आप LI भी ज्ञात कर सकते हो। वन हाफ गुणांक का लास्ट केस हमारा केस 3 विच इज़ नॉट मोर इम्पोर्टेंट, ये बिल्कुल भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट फिर भी पढ़ेंगे हम। यदि केस 3, यदि विलेय पदार्थ संयोजित हो जाता है, यदि विलेय पदार्थ संयोजित होता है या हो जाता है, ये क्या बात है हमारी, हमने विलेय पदार्थ डाला, पहला केस क्या था, वो ऐसा कैसे ही रहे, ना तो वो टूटता है और ना वो जुड़ता है, वो ऐसा कैसे ही रहता है, तो क्या है वैद्युत अनअपघट्य। दूसरा केस क्या था, हमने विलेय पदार्थ डाला और वो टूट गया अंदर जाकर, ये वाला केस भी हमने पढ़ लिया, वियोजन का केस। केस 3 क्या है, जब हमने डाले 2 मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल या 4 मॉलिक्यूल, 4 अणु, 4 परमाणु, 4 तत्व हमने कंबाइन किए और वो एक जगह जाकर जुड़ गए अंदर। अब हम सपोज करो कि हमने ये सोचा कि हमने 2 अणु H2SO4 के डाले हैं, कितने अणु 2, और वो अंदर जाकर कितने हो जाए 1 बन जाए टोटल अणु। अब हम क्या सोचेंगे कि हमारा मान इतना आएगा, किसका मान, अनुसंख्या गुण का, जो जिस गुण को भी हम निकालने वाले होंगे वो हम अगले चैप्टर्स के अंदर, अगले लेक्चर्स के अंदर सीखेंगे। बट वो अंदर जाने के बाद अगर जुड़ गया है, अगर वो जुड़ा है तो इसका क्या मीनिंग है हमारा, तो हम सोचेंगे कि 2 अणु के अनुसार मान आएगा हमारा, बट वो अंदर जाके कितने हो गया 1, तो मान में क्या आएगा, अंतर आएगा, मान में अंतर आएगा तो उसी चीज़ को कौन ठीक कर देगा, हमारा वन हाफ गुणांक, उसी के लिए हम अभी पढ़ रहे हैं। यदि संयोजन का केस होता है तो संयोजन का केस क्या क्या हो सकता है वो बता देता हूँ मैं आपको। सपोज करो हमने 2 मॉलिक्यूल को एक जगह पर जोड़ा, मॉलिक्यूल मतलब अणु, मॉलिक्यूल मतलब कोई भी 2 अणु हो गए हमारे H2SO4 एसिटिक अम्ल, कुछ भी कोई भी होगी कि 2 अणु है हमारे पास में। मैं मोस्टली कभी कभी इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर देता हूँ, तो आप ज़्यादा मतलब ये हाइपर ना हो कि मतलब क्या बोल दिया, ये थोड़ा कोशिश करेगी, हो जाता है कभी कभी मेरे से भी। A+A हमने कोई 2 अणु एज विलेय के रूप में डाल दिए और वो अंदर जाके कितने हो गए, पूरा 1 अणु हो गया। भाई हमारा एक तो ये था, एक ये था हमारा, ये कितने हो गया अब हमारे जाकर, टोटल कितने थे हमने डाले थे 2, अंदर जाकर कितने हो गए 1, जुड़ गए ना एक जगह पे जाकर अणु, तो यहीं से पता लगता है कि कितने अणु है, इधर 2 थे इधर कितने हैं 1 अणु। अब ये क्या हुआ है, जुड़ गए है ना, 2 डाले थे 1 हो गया, इसे बोलते हैं हम संयोजन। मैंने 3 अणुओं को
एक जगह पे कंबाइन किया और उन्होंने तीनों के तीनों ने एक जगह कंबाइन हो गए, मतलब 3 डाले थे मैंने अणु के रूप में, अब वो 3 एक जगह कंबाइन हो गए। और अगर मैंने n अणु n डाले हैं, n अणु, n कितने, मतलब a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस चलते ही रहो बस, पता नहीं कितने हैं, और ये अंदर जाकर कितने हो गए, an हो गए। तो मैं उसे वहाँ पे दिखाता हूँ an, मतलब a के n अणु थे और वो जाके an हो गए अंदर, यानी कि बहुत सारे अणु एक ही अणु बना गए। अब ये देखते हैं कैसे होता है। अगर 2 अणु एक जगह पे जुड़ते हैं तो n की वैल्यू हम कितने लेंगे, 2, कितने लेंगे, 2, और इसे बोलते हैं हम द्विलक, कि हमारा द्विलक का निर्माण हुआ है। द्विलक बता देता हूँ मैं आपको, पहले मैं लिख देता हूँ तब समझाऊंगा। n की वैल्यू कितनी, 3, तो हम इसे क्या बोलेंगे, त्रिलक। और अगर n की वैल्यू n है, मतलब n मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए हैं, तो ये क्या होगा, बहुत सारे हैं ना, तो बहुलक। जब एक ही जैसे 2 अणु एक जगह जुड़ते हैं तो बनने वाले अणु को द्विलक कहते हैं। जैसे एक ही जैसे 2 चीज़ है, जैसे ये मेरे हाथ है, एक ही हाथ है और एक ही हाथ है, अब ये दोनों एक जैसे है ना, अब मैं इन दोनों को एक जगह पे जोड़ दूँ और इनसे एक अणु कंप्लीट बनाऊँ मैं, तो ये जो नया बनने वाला अणु है इसका मैं क्या नाम रखूँगा, द्विलक। ऐसे ही मैं 3 एक जगह 3 चीज़ें एक जगह कंबाइन कर दूं तो जो बनने वाला अणु होगा उसका मैं क्या नाम रखूंगा, त्रिलक। ऐसे ही अगर बहुत सारे हैं तो ऐसे क्या रख देंगे, सिमिलरली बहुलक। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये हमारा चैप्टर भी है बहुलक, लास्ट चैप्टर है हमारे केमिस्ट्री के अंदर, लास्ट चैप्टर बहुलक होता है। बहुलक बहुत सारे अणु को एक जगह पर जुड़ना, और ये हमारा द्विलीकरण इस पूरी अभिक्रिया को कहते हैं, इस पूरी घटना को। जैसे हमने 2 अणु को 2 एक जगह जोड़ा, जैसे मैंने अपने हाथ को एक जगह पे जोड़ दिया तो ये हाथ क्या कहलाएगा, द्विलक। और जो इस जुड़ने की इस घटना को क्या बोलेंगे हम, द्विलीकरण, त्रिलीकरण, बहुलीकरण। ठीक है, ये घटना का नाम होता है। हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में बहुलक के अंदर, बट हमें अभी इसमें मतलब ये चीज़ तो पहले समझ लेनी होगी। अगर द्विलक है तो n की वैल्यू हमें कितनी लेनी होगी, 2। त्रिलक है तो n की वैल्यू क्या लेनी होगी, 3। बहुलक है तो n की वैल्यू कितनी होगी, n। बट ये बात आपको क्वेश्चन में भूलेगी, क्यों आपको बोलेगा कि द्विलक का निर्माण हुआ है, त्रिलक का निर्माण हुआ था। अगर 1% अगर क्वेश्चन आ भी जाता है, वैसे मैंने बोला है कि क्वेश्चन बहुत रेयर है, आता नहीं है, अगर आ जाता है तो मोस्टली कहाँ तक आता है, बस द्विलक तक। ये बनता कैसे है, मतलब 2 हमने डाले और अंदर कैसे जुड़ गए वो जाके, ये चीज़ अब हम समझेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब तक आप इसे नोट करें। देखो स्टूडेंट्स, ये कैसे होता है, जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल CH3COOH। CH3COOH का क्या नाम होता है, एसिटिक अम्ल, सिरका होता है हमारा। एसिटिक अम्ल 20% तक संयोजित हुआ है, ऐसे बोल देगा तुम्हें, संयोजित हुआ है, तो 1/2 गुणांक की गणना कीजिए। सबसे पहली बात, संयोजित होती ही अगर वो वियोजित बोलता है तो वियोजन का केस है, संयोजित बोलता है तो संयोजन का केस है। अब मैं एक बात आपको बतानी भूल गया, ये बात मैं अलग से आपको बताता हूँ। जब हमारा संयोजन का केस होता है तो संयोजन के केस में I का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। I का फॉर्मूला होता है 1 + 1/n - 1 × बीटा। संयोजन के केस में हमारा फॉर्मूला क्या है, 1 + 1/n - 1 × बीटा। उसमें क्या था, 1 + n - 1 × अल्फा। अब देखो आप, n तो आपको क्या पता है, n क्या है हमारा, एक अणु से एक अणु के 1 मोल से हमें कितने मोल प्राप्त हुए, वो उसका क्या है, n। बट इस केस में n कैसे पता लगेगा, अगर उसने द्विलक बोल दिया तो n की वैल्यू कितनी रखोगे, 2। त्रिलक बोल दिया तो क्या बोल दिया, 3। अब की बार तुम्हें उसे तोड़ के नहीं देखना बिल्कुल भी, क्योंकि वो टूटता ही नहीं। अब की बार वो जुड़ा है तो वो बताएगा आपको खुद ही कि 2 जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं, वो कैसे बोलेगा, द्विलक और त्रिलक के रूप में। अब n की वैल्यू तो आपको वहाँ से पता लगेगी। बीटा हमेशा आपको कहाँ से पता लगा, बीटा क्या है, अल्फा क्या था, अल्फा क्या था हमारा, टूटने की दर, संयोजन की दर। पर वो संयोजन का केस था, ये किसका है, वो वियोजन की दर थी। जो वियोजन का केस था ना, ये किसका केस है, संयोजन का। और ये क्या है हमारी, तो ये हमारी संयोजन की दर होगी। ये क्या होगी, हमारी संयोजन की दर। तो ये भी हमें पता लग जाएगी, कैसे, वो क्वेश्चन में गिवन करेगा। अब आप ये बताओ, ओफो मैंने एक छोटी सी बात मिस कर दी है। एसिटिक अम्ल मैं ठीक कर देता हूँ, आई मेड मिस्टेक, मैं ठीक कर देता हूँ। अब ये फॉर्मूला नोट कर ले,
I इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू बीटा। एसिटिक अम्ल 20% तक संयोजित होकर द्विलक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? द्विलक का निर्माण करता है। तो वन हाफ गुणांक की गणना कीजिए। आप क्वेश्चन को हमेशा कंप्लीट नोट करें। मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिख देता हूँ, मतलब बोल देता हूँ, बट लिखता नहीं हूँ। देखो अब 20%, ये क्या हमारा संयोजन दर 20% संयोजित हुआ है, मतलब सारा का सारा संयोजित नहीं हुआ, केवल उसका 20% भाग ही एक जगह जुड़ा है। और क्या बनाता है? द्विलक का निर्माण करता है, मतलब 2 अणु 20% तक जुड़ते हैं। तो n की वैल्यू कितनी हमारी? 2 है। फॉर्मूला क्या है हमारा? I इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1 इंटू बीटा। अब देखो 1 प्लस 1/2 माइनस 1 इंटू बीटा। बीटा कितना रखोगे? 20%। 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 20/100। 20/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.2%। 0.2 तो मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ? 0.2। ठीक है। अब आप इसे क्या करें? इसे सॉल्यूशन करोगे ना, तो I की वैल्यू 1 से क्या आएगी? 1 से कम आएगी। I की वैल्यू क्या आएगी? 1 से कम। ये बात आपको याद रखनी होती है कि संयोजन के केस में I की वैल्यू 1 से क्या आती है? हमारी कम आती है। ये आप किसी भी संयोजन के केस में देख सकते हो। अब मैं आपको रीज़न बताने वाला था। रीज़न क्या है हमारा? ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस केस में I की वैल्यू 1 से छोटी होती है। वो क्या? जब विलय पदार्थ हमारा संयोजित होता है। आप निकाल के देखें। देखो एसिटिक अणु, अब वो 2 जुड़ते कैसे हैं, 3 कैसे जुड़ते हैं, 4 कैसे जुड़ते हैं, 5 कैसे जुड़ते हैं, उनके पीछे क्या रीज़न होता है वो देखते हैं। अब क्या कारण होता है संयोजन का? कारण, रीज़न ऑफ द एडिशन, या इसे क्या बोलते हैं हम? एसोसिएशन बोलते हैं, जुड़ने का कारण। देखो ये CH3COOH का एक अणु है। मैंने इसके स्ट्रक्चर खोल के दिखाई है, इसकी संरचना बना के दिखाई है। CH3, ये CH3COOH का दूसरा अणु है। द्विलक का निर्माण हुआ है ना, 2 बने हैं ना। जब 2 बनते हैं तो ऐसे 2 अणु मैंने रख लिए। एक ही अणु है हमारा और एक अणु ये है हमारा। अब ये 2 अणु है हमारे पास में। आपको एक चीज़ पहले मैं बता देता हूँ, हाइड्रोजन बंध। जिसने रासायनिक बंध 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है, उसे ये चीज़ पता होगी कि हाइड्रोजन बंध क्या होता है। जब हाइड्रोजन फ़ोन से कनेक्ट हो जाए, वो मोबाइल फ़ोन नहीं हमारा, कौन सा? FON फ़ोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इन 3 में से किसी के साथ भी कंबाइन हो जाए, तो उनके बीच बनने वाले बंध को हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजन बंध। अभी आप इसे डिटेल में मत जानो, जब मुझे पता होगा कि इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो मैं बता दूंगा। अब देखो आप, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन इन 3 में से किसी के साथ भी कंबाइन हो जाए, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, बंध क्या है? जुड़ना। बंध क्या है? आकर्षण, 2 मॉलिक्यूल के बीच में जुड़ना। अब ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेता है? ये बंध बना लेता है। और यदि हाइड्रोजन किसी FON में से किसी के साथ बॉन्ड बना ले, इधर भी ऐसे करके ये वाला बना लेता है, तो ये कौन सा बंध होता है? हमारा हाइड्रोजन बंध। क्या होता है हमारा? हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध एक प्रकार का आकर्षण बल है। बंध तो वैसे भी किसे बोलते हैं? बॉन्ड बनाया, जैसे वो आपने बोल दिया कि बंध बना लिया किसी ने। बंध बनाने का मतलब उससे कनेक्ट हो गया, कनेक्ट होने का मतलब जुड़ गया। और जब कोई चीज़ जुड़ती है तो क्या होता है? संयोजन। तो वास्तव में जब भी मतलब ये हमारा बोलता है द्विलक का निर्माण हुआ है, तो कोई ना कोई आकर्षण बल काम करता है। ठीक है, वंडरवाल बल हो सकता है हमारा, या हमारा हाइड्रोजन बंध हो सकता है, आयनिक सहसंयोजक, उपसंयोजक, ये सारे आकर्षण बल के नाम है हमारे। तो कोई ना कोई आकर्षण बल की वजह से वो जुड़ जाते हैं, जुड़ने की वजह से उनमें संयोजन होता है, और संयोजन होने की वजह से उसमें फिर प्रॉब्लम भी होती है कुछ, वो अभी हम बाद में देखेंगे, मतलब इससे बाद में बताऊंगा। तो एसिटिक अम्ल जो होता है वो क्या कर लेता है? परस्पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, और जिसकी वजह से पहले कितने अणु थे हमारे? पहले कितने अणु थे? एक अणु ये था और एक अणु ये था। अभी कितने हैं? ये अब एक पूरा का पूरा अणु हो गया। जैसे मेरा हाथ है ना, मैं आपको बताया है, अभी अकेला है या अकेला है, अगर मैं इन्हें जोड़ दूँ अब ये पूरा एक हो गया। बट अभी मैं इसे हटा सकता हूँ, बट यहाँ पे नहीं होता। ये यहाँ पे क्या होता है? कंटिन्यू आकर्षण बल बना रहता है। ओके स्टूडेंट्स, इसकी स्ट्रक्चर आपको याद रखने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड है हमारे। अब ये ऑक्सीजन जो है ना, ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
अगर इसके ऊपर लिया है आपने तो इसकी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नीचे लेनी है, इसका OH अगर नीचे लिया है तो इसका OH ऊपर लेना है और उससे बॉन्ड बना देना है। ये क्या होगा हमारा, इसका हाइड्रोजन बंध बनाते हुए संरचना समझ आ जाएगी। तो इस कारण से ये जुड़ता है। चलो एक और एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। वी हैव टेकन अनदर एग्जाम्पल। दूसरा उदाहरण क्या है हमारा, एसिटिक अम्ल 90% तक संयोजित होकर त्रिलक का निर्माण करता है। त्रिलक का निर्माण करता है। देखो आपको तो फिर भी वहाँ से दो ही बात निकालनी है, बीटा और एन, दो ही बात आपको निकालनी है। निर्माण करता है, अब उसमें पता नहीं वो खिचड़ी पका दे क्या पका हुआ, आपको उससे कोई मतलब नहीं। बीटा बताओ कितना है, 90%, और ये त्रिलक का निर्माण कर रहा, तो तीन अणु एक जगह जुड़े हुए थे, इनकी वैल्यू 3, खत्म कहानी। I इज इक्वल्स टू 1 + 1/n - 1 इंटू बीटा, पुट करें 1 + 1/3 - 1 और 0.9 रखे जाएगा। ये I की वैल्यू आप चेक करोगे 1 से क्या आएगी, 1 से कम। ये आपको खुद करके देखनी है, कोई भी कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा, ये मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने तीसरा केस भी पढ़ लिया है। अब तीनों केस को मैं एक बार एक छोटी सी पिक्चर के अंदर समराइज कर देता हूँ। एक छोटी सी पिक के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको ये कैसे याद रखना है। ये हमेशा किसी चीज़ की समरी तैयार करना, पढ़ने के बाद, समझने के बाद उसे अच्छे से हमें क्या कराता है, याद कराता है। तो देखते हैं एक बार केस थर्ड क्या हमारा। केस थर्ड तो हमारा कंप्लीट हुआ, एक समरी देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे केस, यहाँ देखेंगे हम आई, और यहाँ पे क्या देखेंगे हम, उनका संबंध। संबंध को मैं लिख देता हूँ रिलेशन, आप यहाँ पे संबंध लिख लेना, क्या होता है रिलेशन। अब ये क्या है ये देख लेते हैं। कितने केस पढ़े हमने, केस फर्स्ट, इधर में डाल देता हूँ SN नंबर, ये हमारा पहला है। केस फर्स्ट क्या था हमारा ये बताओ। केस फर्स्ट था हमारा जब हमारा विलेय पदार्थ वैद्युत अनअपघट्य हो। क्या हो, वैद्युत अनअपघट्य। तो बताओ वैद्युत अनअपघट्य के केस में हम I की वैल्यू क्या लेते हैं, I इज इक्वल्स टू 1। रीज़न क्या है, वैद्युत अपघट्य टूटते नहीं, जब वो टूटते नहीं उसका अल्फा कितना, 0। जिसका अल्फा 0 है तो उसके I की वैल्यू कितनी रह जाती है, फॉर्मूले में रखने के बाद 1 रह जाती है, तो 1 आ जाता है। संबंध क्या है, M सैद्धांतिक M प्रयोगात्मक के बराबर होता है। क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको समझाया था, दो प्रकार का भार होता है। कौन सा, ये हमारा सैद्धांतिक भार और ये हमारा प्रयोगात्मक भार। जो हम भार किसी अणु को लेकर रखते हैं और उसका भार समझते हैं वो कौन सा, सैद्धांतिक भार। मिलाने के बाद जो उसका भार आ जाता है वो क्या है, प्रयोगात्मक। जब वो वैद्युत अनअपघट्य है, ना टूट रहा ना जुड़ रहा, तो उसके दोनों भारी क्या रहेंगे, बराबर, मतलब उसका कोई इफेक्ट उस पर नहीं होगा। ये वाला भी पढ़ा था हमने। दूसरा, अगर यौगिक हमारा क्या हो, अगर यौगिक हमारा क्या हो, वियोजित होता है, यानी कि हमारा वो वैद्युत अपघट्य हो। वैद्युत अनअपघट्य था ना, ये वैद्युत अपघट्य है वियोजन के केस में। तो I की वैल्यू क्या होती है हमारी, ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी होती है, 1 से बड़ी होती है। अब देखो कोई चीज़ जब टूटती है ना तो उसका मास खत्म होता है, उसका भार क्या होता है, खत्म होता है। अब वो एक था, वो अंदर जाके अगर वे क्या थे, हमारे पास में एक अणु था, वो अंदर जाके छोटे छोटे भाग में टूट गया, तो उसका कुछ हिस्सा नष्ट होगा। नष्ट होने का मतलब अलग अलग हो जाएगा, उसका भार कम होगा। तो जो प्रयोगात्मक मान है वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सैद्धांतिक भार जो है हमारा वो ज़्यादा रहेगा और प्रयोगात्मक भार हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये वियोजन के केस में मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में बताया था। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा तीसरा केस, संयोजन का केस, जो आज ही हमने पढ़ा है। इसमें I की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से छोटी होती है। अब आप समझो, जब भी संयोजन होगा तो अणु जुड़ेगी, और जब कोई चीज़ जुड़ती है तो उसका भार क्या होता है, उसका भार क्या होता है, बढ़ता है। उसका भार क्या होता है, बढ़ता है। वो नहीं सुना क्या आपने कि वो एक कहानी है हमारे पास में, वो लट्ठी होती है हमारे पास में, उन्हें एक जगह बोलते हैं उनके पिताजी की, ने सारी को एक जगह जोड़ दो, तो उसे फिर जला के देखो तो वो इतनी जल्दी नहीं जलती। और फिर एक जगह रहने से आपको बताते हैं कि एक जगह रहो तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सिमिलरली हमारा यहाँ पे भी ऐसे ही है कि
संयोजन के केस में जब चीज़ें जुड़ती है तो जुड़ने के बाद दो अलग अलग चीज़ें अगर एक जगह पर आती है तो वे दोनों क्या हो जाती है, उनका भार दोनों का काउंट होता है। और जब दोनों का भार काउंट होता है, कोई चीज़ विलेन के अंदर जाने के बाद अगर दो चीज़ एक होगी तो दोनों का भार जुड़ जाएगा। दोनों का भार जुड़ने की वजह से जो प्रयोगात्मक भार आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो इसके लिए एम प्रयोगात्मक, इसके लिए एम प्रयोगात्मक क्या होता है, ज़्यादा होता है एम सैद्धांतिक से। ठीक है, अभी मैं ये चीज़ आपको प्रूव करके भी दिखाता हूँ, मतलब इसका भी एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। पहले आप ये बात नोट कर लो, ये समरी है हमारी अब तक वन हाफ गुणांक की। ये तीनों चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ नोट डाउन द लास्ट। एक क्वेश्चन कराता हूँ, वो क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन एक बार CBSE ने दिया था हमारा। वैसे बहुत ही सिंपल सी बात है। प्रश्न क्या है बच्चों हमारा, क्वेश्चन क्या है, एसिटिक अम्ल CH3COOH का मोलर द्रव्यमान 2 गुना क्यों लिया जाता है, ये एसिटिक अम्ल है हमारा। एसिटिक अम्ल क्या है हमारा, CH3COOH। अब एसिटिक अम्ल जब विलय के रूप में हम मिलाते हैं, किसी विलयन बनाने में विलय के रूप में हमने इसे डाल दिया तो ये जाकर क्या संयोजन करता है, अभी हमने देखा ना। जब ये संयोजन करेगा तो जुड़ेगा तो क्या होगा, इसका भार में परिवर्तन आएगा। कैसे, ये CH3COOH है हमारा एक अणु, और ये CH3COOH और ये COO है हमारा। अब इस अकेले का भार आप चेक करो, इस अकेले का जो m0 होता है वो 60 होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स, 60। कार्बन का, हाइड्रोजन का, दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन का सबका रखा है, जो ऐड करोगे तो कितना आएगा हमारा 60। अब एक में हमारा कितना है 60, और इसमें भी हमारा कितना है 60। अब आपने ये दो अणु डाल दिए विलय के रूप में, तो ये दोनों जाकर अंदर क्या हो गए, जुड़ जाएंगे। एक अणु में कितना था 60, एक अणु में कितना था 60। अब ये 16 लिया जाने का, ये अब टोटल कितना लिया जाएगा, ये कितना लिया जाएगा 120। और उसका कारण क्या है, ये इधर से हाइड्रोजन बंध बनाएगा और ये इधर से हाइड्रोजन बंध बनाएगा। और जब हाइड्रोजन बंध बन जाएगा तो पूरा एक अणु होगा। जब ये पूरा एक अणु हो गया अब, तो इसका कुल भार कितना होगा 120। तो CH3COOH का मोलर द्रव्यमान 2 गुना लिया जाता है। वो इसका कारण है कि वो क्या कर लेता है, अंदर वो द्विलक का निर्माण कर लेता है। अगर आपको बोल दूं कि मैं किसी यौगिक का मोलर द्रव्यमान 3 गुना लिया जाता है तो कौन सा केस है, त्रिलक का केस है। आप ऐसे भी समझ सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आपको वन हाफ गुणांक आई होप समझ आ गया होगा। आप यहाँ तक अच्छे से कवर करें, क्योंकि इसके बाद हमारी स्टार्ट होगा यही चीज़ अब हम लगा के देखनी होगी। अनुसंख्या गुण स्टार्ट होते ही नेक्स्ट लेक्चर हमारा अनुसंख्या गुण का होगा, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसे अप्लाई करके देखेंगे कैसा लगता है। तो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।